Hello class 10th, welcome. Before this video, we have discussed about the sense of collective belonging. तो यहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कलेक्टिंग या कैसे क्या काम किया गया इंडिया के सभी कॉमन पीपल को यूनाइट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम उनकी नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप कर सकें। तो पहले हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 था आपका यूनाइटेड स्ट्रगल, उसको हम डिस्कस किया पिछले वीडियो के अंदर। नंबर 2 इमेज ऑफ भारत माता, कि भारत माता की इमेज क्या थी, सबसे पहले इसने किसको बनाया, उसके पीछे क्या मोटिव था, इमेज कैसी बनाई गई, उसकी फीचर्स क्या थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट था रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर, कि इंडिया का जो कल्चर था, बलाडास था, लिटरेचर था, कैसे हमने उसको एक रिवाइव किया और लोगों के सामने नए तरीके से प्रेजेंट किया ताकि लोग जो हैं अपने पास्ट से जुड़ सकें। अब हमारा नया जो टॉपिक है इसी क्वेश्चन का टॉपिक का पॉइंट नंबर 4th पॉइंट है बेटा सिंबल्स ऑफ फ्लैग। कि जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो इंडिया के कॉमन पीपल को और भी ज़्यादा यूनाइट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो था फ्लैग का। सभी के हाथों में फ्लैग होगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, तो फ्लैग हाथ में होने से उनकी जो फीलिंग है अपने कंट्री के नाम के ऊपर जुड़ जाएगी। और वो फ्लैग किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने की बजाय वो फ्लैग किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडियन कंट्री को, भारत देश को रिप्रेजेंट करने वाला जो फ्लैग था। जब इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया तो पहली बार इंडिया के अंदर ट्राई कलर फ्लैग का यूज़ किया गया। कौन से कलर का? ट्राई कलर फ्लैग। कौन कौन से कलर थे इसके अंदर? रेड, ग्रीन और येलो। इसको डिज़ाइन किया गया। लोगों जो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर थे, विरोध करने वाले थे, ये सड़कों पे आते थे तो इनके हाथों में एक तिरंगा होता था और तिरंगे झंडा बनाया गया रेड कलर से, ग्रीन कलर से, येलो कलर से उसको डिज़ाइन किया गया। अब इस फ्लैग की दूसरी फीचर्स क्या थी? दूसरी फीचर थी उसके अंदर 8 लोटस फ्लावर, कि 8 जो थे, 8 कमल के फूल उसके ऊपर लिखे हुए थे। फ्लावर ऑफ लोटस, लोटस फ्लावर उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रखे थे। अब क्वेश्चन है कि लोटस क्यों? क्योंकि लोटस हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर, पूजा पाठ के अंदर कमल के फूल की बहुत सी सिग्निफिकेंस है, बहुत यानी कि महत्वपूर्ण उसका एक प्लेस है, स्थान है। तो हमने उसको रखा अपने फ्लैग की डिज़ाइनिंग के अंदर। दूसरा 8 हमने क्यों चुने, उसके पीछे भी एक कारण है कि जब ये स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में चल रहा था तो उस समय भारत के अंदर 8 जो थे वो प्रोविंसेस थे। हम आजकल उनको बोलते हैं स्टेट, राज्य, पहले क्या बोला जाता था उनको? प्रोविंसेस। तो 8 प्रोविंसेस को, 8 राज्यों को रिप्रेजेंट किया गया फ्लावर के ऊपर, मैप के ऊपर फ्लावर्स के रूप में। तो 8 फ्लावर्स रिप्रेजेंट करते थे इंडियन कल्चर को, इंडियन यानी कि फ़िलॉसफी को, और साथ साथ में इंडिया के टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को। फिर उसके अंदर हमने यूज़ किया क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून आधा चंद्रमा, चंद्रमा भगवान शिव है, उनकी जटा के ऊपर रखा रहता है। मुस्लिम है, मुस्लिम भी आधा ईद के दिन आधा चांद की पूजा करते हैं, नमाज करते हैं। तो यानी कि आधा चांद रखने के पीछे एक मेन मोटिव था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करें, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये जो फ्लैग है केवल हिंदू आइडियोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसा उसके पीछे कोई भी मोटिव नहीं था। मोटिव केवल एक ही था, कैसे फ्लैग को अपने एक पावरफुल वेपन्स बनाया जाए, एक हथियार, टूल, सिंबल बनाया जाए, ताकि सभी कॉमन पीपल उस सिंबल से जुड़ सकें। तो सिंबल ऑफ फ्लैग बनाया गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। थर्ड फीचर क्या है इसकी? उसके बाद में 1921 में महात्मा गांधी जी ने भी एक तिरंगे को, ट्राई कलर फ्लैग को डिज़ाइन किया। अब ये तिरंगा तो था लेकिन अब इसके अंदर एक कलर निकल गया और दूसरा कलर शामिल हो गया। कौन कौन सा? कि गांधी जी ने डिज़ाइन किया कौन से फ्लैग को? रेड, ग्रीन और वाइट को। पहले क्या था? रेड, ग्रीन और येलो। अब येलो कलर की बजाय गांधी जी ने
1921 में जो नया फ्लैग डिज़ाइन किया वो 3 कलर का था, रेड कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर। और इसकी फ्लैग की फीचर्स एक और क्या थी, इस फ्लैग के बीचों बीच एक स्पिनिंग व्हील था। स्पिनिंग व्हील का मतलब, स्पिनिंग व्हील एक चरखा था, इसके सेंटर में एक चरखा था। चरखा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्वदेशी को। स्वदेशी मूवमेंट था, तो स्वदेशी को इसके अंदर यूज़ किया गया ताकि लोग फॉरेन गुड्स का अपोज कर सकें। खादी है, खादी की मेकिंग कर सकें इंडिया के अंदर, तो ये इसके डिज़ाइन किया गया। अब ये जो फ्लैग था इतना पावरफुल सिंबल बन गया कि जब जब नेशनलिस्ट हैं, डेमोन्स्ट्रेटर हैं, सड़कों के ऊपर आते थे तो उनके हाथों में तिरंगा होता था, स्वराज की डिमांड करते थे। और साथ साथ में वंदे मातरम जैसे जो गीत थे इतने पॉपुलर हो गए थे, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था कि सभी की जुबान के ऊपर एक ही नारा होता था, वंदे मातरम। और ये कब गाया जाता था, जब लाखों की भीड़ सड़कों पे आती थी अपनी डिमांड लेने के लिए, डिमांड को मनवाने के लिए। और डिमांड क्या थी, स्वराज की, यानी कि इंडिया के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कलेक्टिव फीलिंग को डेवलप करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया फ्लैग के नाम से। तो ये थी बेटा फ्लैग की फीचर्स। कि आपका यहाँ एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि राइट ए नोट ऑन फ्लैग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। की स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग फ्लैग था, उसका क्या रोल था, तो रोल क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इकट्ठा करना, इंडिया की कल्चर को रिप्रेजेंट करना, 8 फ्लावर्स 8 राज्यों को रिप्रेजेंट करना, क्रिसेंट मून आधा कटा हुआ चंद्रमा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना। सबसे पहले इसका यूज़ किया गया स्वदेशी मूवमेंट में। बाद में 1921 में महात्मा गांधी जी ने इसको डिज़ाइन किया रेड कलर से, ग्रीन कलर से और वाइट कलर से। और साथ साथ में बीच में स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक सिंबल इसके बीच में डाला गया सेंटर में। वो सिंबल किस चीज़ का था, चरखे का, यानी कि स्पिनिंग व्हील का, जिसके थ्रू लोग खादी को बनाते हैं। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4, सिंबल्स ऑफ फ्लैग। की फ्लैग का कैसे यूज़ किया गया भारतीय कोई नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। 5th है इस टॉपिक का भी, इस क्वेश्चन का भी और चैप्टर का भी लास्ट जो पॉइंट है वो है ग्लोरियस पास्ट। कि हमारा जो पास्ट था एंशियंट टाइम के अंदर बहुत रिच हमारा पास्ट हुआ करता था। किसी ज़माने में हम यानी कि भारत के लोग जगत गुरु कहलाते थे। भारत एक सोने की चिड़िया था, चारों तरफ सुख शांति थी, प्रॉस्पेरिटी थी, पीस था, ट्रेड था। हमारी कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था। लेकिन जैसे ही फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं, चाहे मुस्लिम्स आते हैं, उन्होंने भी हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने भी इंडिया के अंदर अपनी रूलिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन लोगों के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि इंडियंस जो हैं वो वाइल्ड हैं, जंगली हैं, बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, इल मैनर्ड हैं, इल कल्चर्ड हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है। जब ये बातें इंडियन लोगों के मन में, दिलो दिमाग में बैठने लगी तो इंडियंस लोगों को भी लगने लगा कि क्या वास्तव में हम ऐसे तो नहीं हैं, क्या हम वास्तव में वाइल्ड तो नहीं हैं, क्या हम वास्तव में इल मैनर्ड, इल कल्चर्ड तो नहीं हैं। इस फीलिंग से, इस भावना से लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत के जो नेशनलिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने लोगों के बीच में अपने स्पीच के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, अपने भाषणों के थ्रू या पब्लिक मीटिंग करके, डिस्कशन करके लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया किसके बारे में, कि हमारा जो पास्ट टाइम की जो कल्चर है हमने उसके अंदर बहुत सा डेवलपमेंट किया है, हमारे पास्ट की बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश लोगों ने कह दिया केवल वो ही सत्य है, केवल वही ट्रू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को लोगों के सामने प्रेजेंट किया ताकि लोग जो हैं वो जागें, अवेयर हो जाएं और हम उनको जोड़ सकें इंडिया के प्रेजेंट लोगों को पास्ट की कल्चर से।
लोगों को बताया गया कि हमने पास्ट टाइम के अंदर क्या क्या हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रखी हैं, कितना डेवलपमेंट्स हमने कर रखा है। और ये जो अचीवमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, केवल किसी एक ही फील्ड के अंदर नहीं है, बल्कि हमने मल्टी डायमेंशन, बहुआयामी फील्ड के अंदर हमने अपना एक रोल, अपना एक रुतबा, अपना एक यानी कि बोल सकते हैं पावर, अपनी एक पहचान को हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। और पूरे वर्ल्ड के लोग जैसे पहले भी इंडिया को मानते थे, आज भी जानते हैं कि हमारी जो कल्चर है वो आज की नहीं है, बल्कि हमारी जो कल्चर लाखों हजारों साल पहले से ही चलती चली आ रही है। तो लोगों को बताया गया कि पास्ट हमारा कितना ग्लोरियस था और हमने कौन कौन सी अचीवमेंट्स, कौन कौन से डेवलपमेंट्स कर रखे हैं। किसी एक फील्ड में करने की बजाय वो डेवलपमेंट हमने हर फील्ड में कर रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कि हमने कला के क्षेत्र में, आर्ट की फील्ड में क्या अचीवमेंट किया दुनिया जानती है। आज भी भीमबेटका, कि जहाँ एंशियंट टाइम के जो लोग हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की गुफा है, केव्स है, उन गुफाओं के अंदर आदि मानव लोगों ने पेंटिंग कर रखी है। तो प्रूफ हमें आज भी बताता है कि इंडिया के जो लोग हैं एंशियंट टाइम से ही उनको आर्ट की नॉलेज थी। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाने की स्टाइल, कि इंडिया की जो बिल्डिंग्स है, साउथ इंडिया के बड़े बड़े टेम्पल्स को हम देखें तो जो आज भी बड़े बड़े जो बोल सकते हैं आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो हैरानी मानते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े मंदिरों को केवल एक ही पत्थरों से, एक ही बड़ी रॉक से, चट्टान को काट करके कैसे बनाया गया। हम उनकी यानी कि बोलें कि उसके डायमेंशंस के बारे में, लेंथ और ब्रेड्थ के एग्जैक्ट रेशो के बारे में, प्रॉपर एंगल के बारे में, तो उस समय के लोगों को बिल्डिंग बनाने की भी एक बड़ी अच्छी यानी कि उनके पास में क्वालिटी थी। नंबर 3 लिटरेचर। भारत के वेदों की बात करें, पुराण की बात करें, लाखों साल पुराने हैं वेद हैं। इंडियंस लोगों को तो अवेयर कर ही रहे हैं, बल्कि साथ साथ में दुनिया को भी रास्ता दिखाने का जो काम है इंडियन लिटरेचर ने किया है। फिर है फिलॉसफी, हमारी क्या विचारधारा है, लिव एंड लेट लिव जैसी है। वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा वर्ल्ड हमारे लिए एक परिवार की तरह से, ऐसी विचारधारा, ऐसी फिलॉसफी हमने पूरी दुनिया को बताने वाले हैं। फिर हम बात करें मैथमेटिक्स की, कि पाई के बारे में, जीरो के बारे में, डेसिमल के बारे में आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने दुनिया को इसके बारे में बताया। ये हम मैथ की बात करें। भारतीय रिलीजन, भारत का जो धर्म है, हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसकी जो शुरुआत है इंडिया से ही हुई है। जैनिज़्म की बात करें उसकी शुरुआत हुई है। और इंडिया के अंदर हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है ही। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि धर्म की फील्ड में, रिलीजन की फील्ड में भी इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है वर्ल्ड के अंदर। फिर है हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, और हमारी संस्कृति के थ्रू बनाए गए हमारे नियम, और साथ साथ में नियम के साथ में हम बात कर सकते हैं ट्रेडिशन की। तो जो पास्ट टाइम में हमने किसी एक फील्ड में अचीवमेंट करने की बजाय हमने ईच एंड एवरी फील्ड के अंदर अपना एक रोल, अपना एक रुतबा, अपना एक स्टेटस वर्ल्ड लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश कर रखा है। ब्रिटिश लोगों ने हमें इस बार इस चीज़ से दूर कर दिया और हमारे माइंड के अंदर डालना शुरू कर दिया कि इंडियन लोग जो हैं वो बैकवर्ड्स हैं, प्रिमिटिव्स हैं, वाइल्ड हैं। तो इस तरह की बातों को दूर किया गया और लोगों को जोड़ा गया भारत के पास्ट के साथ में। और पास्ट हमारा कैसा था? सेंस ऑफ प्राइड, कि हमारा जो पास्ट है अपने आप में यानी कि गर्वित करने वाला है, हमारी जो रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ाने वाला हम अपना पास्ट रखते हैं। तो ऐसे पास्ट को लोगों के साथ में जोड़ा गया। तो ये था बेटा आपका टॉपिक कि कैसे इंडिया के अंदर 20वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया गया। पॉइंट नंबर 1 यूनाइटेड स्ट्रगल के थ्रू, पॉइंट नंबर 2 इमेज ऑफ भारत माता के थ्रू, पॉइंट नंबर 3 कि इंडियन की जो फोकलोर है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, पॉइंट नंबर 4 सिंबल्स ऑफ फ्लैग, और पॉइंट नंबर 5 ग्लोरियस पास्ट। ये 5 ऐसे पॉइंट थे जो 5 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये पांचों पॉइंट के थ्रू हमने डिस्कस किया कि भी कैसे हमने लोगों को इंडियन स्ट्रगल से, मूवमेंट से जोड़ा एक कलेक्टिव मैनर के अंदर। तो हमारा बेटा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।